सबसे पहले निशांत को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो मियाँ मेरा पड़ोसी भी है, ठीक है। और बाकी तो आपके बारे में वो बता ही देखो, भैया हूँ सारा टाबर है मेरू ज्यादा आवे इन्हें, ठीक है नी। आने लागे भूगोल तो आवे ही है। हाँ, सारा नहीं आवे था, इनको नहीं आवे एक लेन कोई। ए वाला पिताजी बड़ा चिंतित रहता, मैंने रोजगी मिल जाए मतलब क्यों कॉलोनी में सागे रहा। जब मैं एक दिन अभी रिजल्ट आणू 2 दिन पहले की बात, बोले हिंदी को गुरुजी का घरालन बहुत ज्यादा चिंता रहे, टाबर नहीं ज्यादा रहे। क्या बोले हिंदी को 100 और कितनी 13 बटकी का। तो आप पर ले गो मैं फिर नया हो जो वही को नहीं, अब 17वीं रैंक को निशांत को सिलेक्शन हो गया और फर्स्ट टाइम है तेरो। हाँ, तो मैंने हालांकि इन कोई दिक्कत को नहीं, इन बेरो का हो जाएगा। मैंने भी यहाँ लागतो कि निशांत को बढ़िया तरीके में हो जाएगा, लेकिन घर आलांगा तो जब तक के हाथ में कागज नहीं आवे इतने थारा ले रहे पड़े ही रहे मतलब है। तो सेम बाई कहानी के सागे तो मैं फिर भी नया होगा फिर कहीं को नहीं हो थे वो जी ठिकाने बैठे रह गए। और अब बढ़िया रैंक को सिलेक्शन हो गया और पीएचडी यंगी चालन लग रही है, जेआरएफ यंगी होगी। सारा काम मेरा भी भावी असिस्टेंट प्रोफेसर है और वो आपका विचार थाने साझा कर देगो। सबसे पहले तो मैं गुरुदेव सुरेंद्र जी पूनिया, मैडम प्रेमलता जी और बलदेव जी मैसी सर को प्रणाम करता हूं। मैं सर से इससे पिछली बार जो वैकेंसी आई थी स्कूल लेक्चरर की, उस टाइम सबसे पहले मिला था। उस टाइम मेरा भी रीट का एग्ज़ाम दिया हुआ था, नंबर भी अच्छे थे, ये था कि हो जाएगा सिलेक्शन आराम से, लेकिन वैकेंसी कैंसिल हुई। जैसे ममता जी बता रहे थे उसी परिस्थितियों से मैं भी गुजरा। फिर एमए का शायद प्रीवियस ईयर ही था मेरा, तो उस टाइम मैं सर के पास थोड़ा दिन कोचिंग की थी मैंने पिछली बार, लेकिन उसके बाद में पता लग गया था कि एमए नहीं हो पाएगी और थर्ड ग्रेड की वैकेंसी कैंसिल हो गई थी। तो एक बार मनोबल टूट गया था, लेकिन फिर ये सोचा कि अब औरों से 1-2 साल पीछे हो ही गए हैं तो सीधा लेक्चरशिप की तैयारी करेंगे और कोशिश करेंगे भी इसी दिशा में आगे बढ़ें और सिलेक्शन हो जाए। लेकिन फिर वैकेंसी का आपको बताइए कि इसी बार लगातार आई है, बाकी तो काफ़ी टाइम लगता था वैकेंसी आने में, तो 2-2.5 साल लग गए। थर्ड ग्रेड में नहीं होना, वैकेंसी कैंसिल हो जाना, उसके बाद वैकेंसी लेट आना, बेरोजगारी तो झेलनी पड़ी। लेकिन ये अब पता लग रहा है कि बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि तैयारी के दौरान जब मैंने शायद 50-60% सिलेबस किया हुआ था तो मैंने सेट का एग्ज़ाम दिया था। ज्योग्राफी का कोई पहले ऐसा एग्ज़ाम था तो थोड़ा बहुत पढ़ के मैं दे रहा था, और उस टाइम और भी बहुत लोग एग्ज़ाम दे रहे थे, तैयारी कर रहे थे, मुझसे पहले से सीनियर भी थे। उनका हुआ, कुछ का नहीं हुआ, लेकिन मेरा पहली बार में ही आधा सिलेबस करने के बावजूद वो एग्ज़ाम सेट का क्लियर हो गया था। ये बात 2023 की है। उसके बाद में फिर भर्ती नहीं आ रही थी, सर के पास तैयारी चल रही थी, तो एक दिमाग में टेंशन होती है कि आय का स्रोत कोई हो तो अच्छा हो। आय का स्रोत नहीं था, ज़रूरत थी कि हो, क्योंकि एक टाइम के बाद में घर वालों का बहुत सपोर्ट था कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी प्राइवेट लाइन में जाने की, कोई कोचिंग में या कहीं स्कूल कॉलेज में। लेकिन मेरे मन में ये था कि घर वालों का थोड़ा सहयोग किया जाए तैयारी के साथ साथ। इसी दौरान मैं नेट का एग्ज़ाम दिया था और पहली बार में नेट क्लियर हो गई। नेट की जो कट ऑफ थी उससे नंबर ऊपर ही थे, लेकिन जेआरएफ से कुछ 5 या 6 क्वेश्चन कम रह रहे थे। तो दिमाग में एक छोटा सा सपना आया था कि हम किसी प्राइवेट संस्था में जाएंगे, जब तक वैकेंसी नहीं आती है पता नहीं कब आएगी। इस बार तो लगातार आ रही है, लेकिन अभी का माहौल अलग है, उस टाइम बहुत अलग माहौल था, कुछ अंदाज़ा नहीं था कि वैकेंसी कब आएगी। तो कहीं कोई थोड़े बहुत सैलरी में कहीं काम करेंगे। छोटा सा सपना था कि हम स्कूल लेक्चर के सिलेबस यही पढ़ रहे हैं और कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, न कुछ उस टाइम दिमाग में था पढ़ने का। इसी सिलेबस से जेआरएफ हो सकती है क्या? 5-6 क्वेश्चन जब मेरे कम रहे तो अगली बार जब मैंने पेपर दिया तो जेआरएफ हो गई ऑल इंडिया 30वीं रैंक से। तो जो सर का ऐसा आशीर्वाद रहा और ज्योग्राफी का ऐसा आशीर्वाद रहा कि ज्योग्राफी में जितने पेपर दिए लगभग सभी पेपर पास होते गए, चाहे नेट, सेट, जेआरएफ फर्स्ट टाइम में ही, और उसके बाद में एस्टेट भी हुआ, और इस बार स्कूल लेक्चर का एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया सर के आशीर्वाद से। तो बात पढ़ाई के मैटर की भी थोड़ी शेयर करता हूँ आपके साथ। बहुत से मेरे मित्र बंधु कहते हैं कि भी इतनी अच्छी रैंक आई है तो क्या पढ़ा था, कोई मूल किताबें? तो मैं ईमानदारी से कैमरे के सामने और कहता हूँ कि भी मेरे पास कोई मूल किताब नहीं है। मेरे घर पे आप जाके देख सकते हो कि मेरी जो किताबों की अलमारी है वहाँ पे गुरुजी के नोट्स हैं, या फिर जो PYQ की जो किताबें आती है जितनी भी आ सकती थी 20-25 हज़ार क्वेश्चन मैंने निकाले, न केवल पेज पलटे, उनको बहुत अच्छे से निकाला। सर के जो नोट्स थे मैंने खुद के हाथ से लिख के बनाए थे,
उनमें बहुत सा मैटर ऐड करता गया। किसी और किताब पढ़ने की जगह मैंने क्वेश्चनों पर ध्यान दिया। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से किया, बहुत बार किया, कोई और किसी के कोई नोट्स या और कुछ नहीं पढ़े, और उसी से मैंने तो ये रैंक प्राप्त की है। उसी से मैंने जेआरएफ भी की थी। और सर का हमेशा से ही आशीर्वाद रहा, तैयारी सर के मार्गदर्शन में की। और उसके बाद में जिस दिन रिजल्ट आया, क्योंकि सर बता रहे थे कि हम पड़ोसी हैं, तो सर इतना अपनत्व का भाव रखते हैं कि ये खुद सर होते हुए भी हमारे घर पे मुझे आशीर्वाद देने आ गए जब मेरा चयन हुआ था। तो और मैं इस बात के लिए शर्मिंदा हूं कि अब तक मैं सर के पास नहीं जा पाया। तो ये सर का मेरे पर आशीर्वाद और अपनत्व है। और मैं एक छोटी सी बात और शेयर करूंगा आपके साथ। पेपर देने से 15-20 दिन पहले मेरे दिमाग में ये आया था कि चयन नहीं होगा मेरा। पेपर था 23 या 24 जून को, और लगभग ये जून के शुरुआत की बात है। मेरे दिमाग में ये क्लियर आ गया था कि मेरा चयन नहीं होगा। और ये उस परिस्थिति में था जब मैं उससे पेपर से 8-9 महीने पहले ही मैंने जेआरएफ की थी ऑल इंडिया 30वीं रैंक से। इसका मतलब मेरी तैयारी तो थी, लेकिन आपको भी डर लग रहा होगा 1-1.5 महीने बाद पेपर है अभी कि नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं हो रहा। तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जेआरएफ होने के बावजूद भी मुझे स्कूल लेक्चर के एग्जाम से पहले ये लगा था कि चयन नहीं होगा, और मैं सीरियसली आगे की भर्तियों के बारे में सोचने लग गया था कि ये तो गई भर्ती, अब आगे देखेंगे कब आएगी कब नहीं। तो ये डर था, उसके बावजूद मैंने ये रैंक भी प्राप्त कर ली। तो माइंड सेट डर सभी को लगेगा, आपको थोड़ा सा मजबूत रखना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो सभी ने सुना ही है, जो यूरोप में काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने। तो एक बार उन्हें किसी युद्ध अभियान के लिए जाना था, और उनकी सेना में चर्चा चलने लगी भी इस बार जो युद्ध अभियान में जा रहे हैं वो आल्प्स पर्वत को पार करके जाना पड़ेगा। आल्प्स पर्वत यूरोप में ठंडा इलाका है। उस दौरान उस टाइम की बात, तो न तो इतनी मेडिकल सुविधाएं थी, न कोई ट्रांसपोर्ट था। सेनाएं पहाड़ों को पार करके जाना पहली बात तो जिंदा बचना मुश्किल, और बच भी जाए तो आगे जाके युद्ध लड़ना और जीतना तो और ही मुश्किल। तो सेना में ऐसे बात चलने लगी भी ये तो इस बार उल्टा पंगा हो गया। थोड़ी अपनी भाषा में आ जाऊँ मैं। तो सैनिक गया भी राजा जी ओ थे के करे अब कल आल्पस पार किया करांगा, मैजिक सुने बढ़ जाए जी का तो जीवन तो आवे ही कौन पाछा। बोले इसी कोई बात कोनी, आप देखा थे, चलो तैयारी करो। कई दिन बाद गया जी, युद्ध अभियान खातर पूरी सेना सज धज के चाली। थोड़ी दूर चालने बाद में आ गए पहाड़ सा दिखने लग गया। जब सैनिकांग तो पाछा हुए बाजे बाजे राजा करनी, राजा जी आल्पस तो आ गयो। तो नेपोलियन बोनापार्ट चूंकि एक कुशल इंसान था, तो उसने कहा भी ये छोटी मोटी पहाड़ियां, आल्पस ये नहीं है, आल्पस तो है मोटो सिस्टम, ये थोड़ी आओ, चलो चलो चले रखो। ये करते करते वो मैंने पहाड़ियां पार ले गयो। आगे कई दूर और चलिया जाते, कई दूर पाछा आया बन डर तो वही लागे आल्पस कसी आओ, ए पहाड़ियां पार कर गया नहीं वो आल्पस ही हो। तो ये माइंड सेट होता है हमारा। अगर हम उसको आल्पस मान लेंगे तो नहीं होगा, और आप डरोगे नहीं, खुद पर विश्वास रखोगे तो आल्पस क्या हिमालय भी पार हो जाएगा। थैंक यू।